हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल एंड क्लाइंट प्लस। तो हम पढ़ रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स का हम मॉड्यूल 1 कवर करेंगे। तो मॉड्यूल 1 पूरा का पूरा इस वीडियो में कवर होने वाला है, इसीलिए आप अपना फुल कंसंट्रेशन बना करके इस लेक्चर को अगर देखना चाहते हैं तो पूरा लेक्चर देखिए। कान में ईयरफोन लगा लीजिएगा, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो मॉड्यूल 1 में आती हैं, 0 to A to Z सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉइल मैकेनिक्स का ये मॉड्यूल। तो हम यहाँ पे देखेंगे पहला सेक्शन जो होता है अपना, जो पहला चैप्टर है इसमें और ओरिजिन ऑफ द सॉइल। तो अपना पहला चैप्टर है ओरिजिन ऑफ द सॉइल। ओरिजिन ऑफ द सॉइल में हम देखेंगे कि सॉइल क्या है और सॉइल मैकेनिक्स क्या है, सॉइल मैकेनिक्स हम पढ़ते क्यों हैं। ओके, तो हम सॉइल कैसे बना, कैसे नहीं बना, सॉइल के में जो है कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, किस तरह से हम इसको सॉइल में कौन से मिनरल्स होते हैं, किस तरह से हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं, सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉइल मैकेनिक्स, और इसमें आप देखेंगे ओरिजिन ऑफ द सॉइल। तो ओरिजिन ऑफ द सॉइल, तो सॉइल कैसे बना है। सॉइल इज़ द अनकंसोलिडेटेड मटेरियल कंपोज्ड बाय द सॉलिड पार्टिकल्स। एक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है सॉइल, ठीक है। तो सॉइल हम क्यों पढ़ते हैं, सॉइल मैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं। हम कोई स्ट्रक्चर देखते हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ठीक है। हम सॉलिड्स पढ़ते हैं, फ्लूइड्स पढ़ते हैं। हमने फ्लूइड जब पढ़ते हैं तो फ्लूइड में देखते हैं कि फ्लूइड पे कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, काइनेट। तो हम उसके लिए फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ते हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं। लेकिन उसी तरह से हम सॉलिड्स में आते हैं। हम सॉलिड्स में बीम को पढ़ते हैं, सॉलिड में किस तरह के स्ट्रेस लग रहे हैं। हम सॉलिड में भी स्ट्रेस की एनालिसिस करते हैं। शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स को भी बनाते हैं, शियर स्ट्रेस डायग्राम को बनाते हैं। स्ट्रक्चर में जाते हैं, हम उसकी एनालिसिस करते हैं। लेकिन सॉइल में हम किसकी एनालिसिस करते हैं, सॉइल में भी हम एक एनालिसिस करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं उन फोर्सेस की जो सॉइल पे लग रहे हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सॉइल। तो जब हम सॉइल पे कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारी स्ट्रक्चर क्यों खड़ी रहती है, क्योंकि स्ट्रक्चर का पूरा लोड जब सॉइल पे आता है तो सॉइल में कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो है जो पूरे स्ट्रक्चर के लोड को रजिस्ट कर रही है। तो वो चीज़ क्या है, सॉइल पे कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो किस वजह से पूरा स्ट्रक्चर का लोड रजिस्ट हो रहा है, ये सब चीज़ बताने वाले थे एक हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर कार्ल टरज़ागी, जिन्होंने 1925 में एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसके थ्रू डॉक्टर कार्ल टरज़ागी, जिन्होंने 1925 में बताया था सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो हम उसी को पढ़ने वाले हैं, इन्हीं को ही फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स बोला जाता है। तो हम देखेंगे कि सॉइल है क्या। सॉइल जैसा कि अभी बता चुके हैं अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है कंपोज्ड बाय द सॉलिड पार्टिकल्स। तो सॉलिड पार्टिकल से कैसे बनता है, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल कहाँ से आता है। अनकंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेटेड का मतलब होता है जो कंपैक्ट किया हुआ, कंसोलिडेट किया हुआ। जो अनकंसोलिडेटेड मतलब जो कंसोलिडेशन जिसका नहीं हुआ है, कंसोलिडेशन नहीं होगा, इसका मतलब क्या है भाई, इसका भी मतलब समझ लीजिए लूज पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। ओके, तो लूज पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल होते हैं। तो जियोलॉजिकल साइकिल अगर आप देखेंगे सॉइल को पढ़ने से पहले, कोई भी रॉक होती है, ओके, अगर कोई रॉक देखेंगे, रॉक होती है, रॉक का जब इरोजन होता है, इरोजन क्या होता है भाई, जब उसको रॉक का जो इरोजन अगर बात करें, जो रॉक में जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूज पार्टिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। जब उसका इरोजन हुआ है तो इरोजन किस तरह से होता है भाई, इरोजन होता है बेदरिंग से। बेदरिंग कौन कौन सी, फिजिकल बेदरिंग हो सकती है या फिर केमिकल बेदरिंग। केमिकल बेदरिंग में भी आप देख सकते हैं वाटर है, CO2 गैसेस हैं, या फिर एसिडिटी एल्कलिनिटी होती है। जब कभी कभी एसिड रेन होती है तो उसकी वजह से उसमें जो H2S होते हैं, फिर जो SO2 होता है, जो भी उसमें HNO3 या फिर एसिड्स जो भी होते हैं और जो भी बेसिस होते हैं, जब वो रॉक पे अटैक करते हैं उसकी वजह से वो डिकम्पोज होने लगता है, ओके, और उससे लूज पार्टिकल्स से बाहर निकलने लगते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल वेदरिंग किस तरह से, ड्यू टू द एक्शन ऑफ द फर्स्ट, ड्यू टू द एक्शन ऑफ द विंड, ड्यू टू द एक्शन ऑफ वाटर, ड्यू टू द एक्शन ऑफ द ग्लेशियर्स। ओके, अगर हम बात करें रॉक क्या है भाई, रॉक एक तरह की सॉइल की प्रॉपर्टी है ना। रॉक एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल है जिसमें बॉइड रेशियो 0 होता है। अगर हम सॉइल की बात करें, सॉइल में हम देखते हैं ना कि बॉइड्स 0 होते हैं। तो रॉक इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच हैविंग द बॉइड रेशियो 0, जिसमें बॉइड रेशियो 0, बॉइड्स 0 होते हैं। बॉइड्स मतलब उसमें फ्री स्पेसेस 0 हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है, तब उसको हम बोलते हैं रॉक। ओके, तो इरोजन हुआ, इरोजन के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन होगा सॉलिड पार्टिकल्स का, तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम देखते हैं कि उसका डिपोजिशन होता है सॉलिड पार्टिकल्स का।
रॉक हुई, रॉक का इरोजन हुआ, इरोजन के बाद ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के बाद उसका डिपोजिशन हुआ, जहाँ कहीं पे जाके उसके पार्टिकल्स जम गए, और उसके बाद क्या हुआ, अर्थ मूवमेंट, अर्थक्वेक आ गया, फिर से उथल पुथल हुई, उथल पुथल के बाद फिर से रॉक बन गई, सॉइल थी फिर से रॉक बन गई। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो जो केमिकल वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग, इसमें भी एक छोटा सा जो है डिफरेंस समझ लेते हैं। फिजिकल वेदरिंग में जो है रॉक की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, बट केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो केमिकल वेदरिंग जो होती है, केमिकल वेदरिंग में प्रॉपर्टी ऑफ रॉक चेंज हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि ये जो सॉइल यहाँ से भाई डिकम्पोजिशन इसका हुआ है, ये रॉक है, आप देख सकते हैं रॉक है, जो रॉक का डिकम्पोजिशन या इरोजन हुआ है, कुछ इस तरह से इसके पार्टिकल्स गए, कुछ पार्टिकल्स होंगे जो रॉक के पास ही रुक जाएंगे, उसे बोलेंगे रॉक के पास ही रुक जाएंगे पार्टिकल्स, और वहीं पर जम जाएंगे, डिपोजिशन हो जाएगा, तो उस सॉइल को बोला जाएगा रेजिडुअल सॉइल। कुछ थोड़ी दूर जा कर के जो ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होंगे थोड़ी दूर रुकेंगे तो उसको बोलेंगे ग्रेवल, और उससे जो छोटे होंगे वो आगे रुकेंगे सैंड, फिर सिल्ट, फिर क्ले, कुछ इस तरह से। तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन के बेस पे किस किस तरह की सॉइल होती है, और जो डिपोजिशन होता है, तो डिपोजिशन की वजह से सॉइल कौन कौन सी टाइप की होती है। तो आप देखेंगे कि अगर अपनी जो सॉइल जाती है, अगर डिपॉजिट हो जाती है जाके स्टिल वाटर में, तो उसे बोलते हैं लोकस्ट्रीन सॉइल। अगर जो अपनी सॉइल है कहीं डिपॉजिट हो गई जाके अगर सी वाटर में, तो उसे बोलते हैं मरीन सॉइल। अगर सॉइल जो है ये ट्रांसपोर्टेड हुई है विंड के थ्रू, तो उसे बोलेंगे एवलियन सॉइल। तो एवलियन सॉइल में भी आप देखेंगे 20 से 50 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को भी कंसीडर किया जाता है। जो सॉइल जो है ट्रांसपोर्टेड हुई और रिवर वाटर में जाकर के डिपॉजिट होगी, उसे बोलेंगे एलुवियल सॉइल। जो सॉइल ट्रांसपोर्टेड हुई और आइस और ग्लेशियर के थ्रू, तो उसे बोलेंगे ग्लेशियल सॉइल। तो एक तरह की सॉइल आती है, एक तरह की सॉइल आती है लोम। तो लोम क्या होता है, सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले, जब तीनों तरह की सॉइल को मिला लिया जाता है तो उसे बोलते हैं लोम। ठीक है, और इसके बाद आता है लाओस कह सकते हैं, या फिर जो भी लोएस बोल सकते हैं, तो इस तरह से देखिए लोएस क्या है। लोएस के थ्रू जो फार्मेशन ऑफ सॉइल की जो हमने बात करी है, देखिए एयर है, इसका कैसे फार्मेशन होता है, ये एयर है, देखिए कुछ पार्टिकल्स यहाँ पड़े हुए हैं, तो एयर है। ठीक है, एयर से हवा चली है, कुछ पार्टिकल्स आए और हवा के थ्रू कुछ पार्टिकल्स लुढ़क के इधर से उधर जा कर के इकट्ठे हो गए हैं, इधर से आए इधर लुढ़के हैं, फिर यहाँ पे जाके कुछ इकट्ठे हो गए, तो उसे बोले लोएस्ट सॉइल। तो राउंड शेप्ड पार्टिकल हो जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं लुढ़क के जाएंगे। ठीक है, ये राउंड शेप्ड पार्टिकल हो जाएंगे। तो इस तरह से, और आप यहाँ पे इरोजन को देख सकते हैं, इरोजन क्या, रॉक चेंजेस टू अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। तो देखिए रॉक किस तरह से, यहाँ पे रॉक में जो इरोजन हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रॉक में किस तरह से इरोजन हो रहा है। इरोजन हुआ, जिन पार्टिकल्स का साइज़ ज़्यादा था उनकी वेलोसिटी कम थी, पार्टिकल्स का भाई साइज़ कम था, वेलोसिटी ज़्यादा, साइज़ ज़्यादा था, वेलोसिटी कम थी, वो नियरली डिपोजिट हो गए। जिनका साइज़ छोटा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो वो दूर जाकर डिपोजिट होंगी। तो साइज़ ज़्यादा, तो रेजिडुअल सॉइल यहीं पे रुक जाती है। और जिनका साइज़ थोड़ा, और ये देखिए सैंड है, फिर सैंड रुक गई क्योंकि साइज़ थोड़ा ज़्यादा था, वेलोसिटी थोड़ी कम थी। और देखिए सिल्ट का साइज़ थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा दूर चले जाए। क्ले देखिए आप, कुछ क्ले पार्टिकल्स, फिर ये स्टिल वाटर में जाकर के जो डिपॉजिट हो गई है जाके सॉइल, तो उसको हम स्टिल वाटर में जो सॉइल डिपॉजिट हुई थी उसे हमने बोला था लोकस्ट्रीन सॉइल। आप पीछे जा करके देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे। और वेरियस टाइप्स ऑफ दी सॉइल, तो वेरियस टाइप ऑफ सॉइल में हम जाएंगे, पीट सॉइल आपको मिलेगा, रेजिडुअल सॉइल मिलेगा। पीट सॉइल था नॉट सूटेबल फॉर द फाउंडेशन, पीट सॉइल जो होती है सूटेबल नहीं होती फाउंडेशन के लिए। रेजिडुअल सॉइल को देख सकते हैं, हैविंग बेटर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस ड्यू टू द विंड एंड वाटर। इसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, बट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती हैं। बेंटोनाइट सॉइल को आप देख सकते हैं, इट इज़ द टाइप ऑफ क्ले हैविंग द हाई कंटेंट ऑफ द माउंट मार्मोलेनाइट। अभी हम इसी वीडियो में क्ले मिनरोलॉजी पे पहुंचेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे माउंट मार्मोलेनाइट क्या होता है। भी माउंट मार्मोलेनाइट ये ऐसा जो है मिनरल होता है जिसमें हाई स्वेलिंग दिखता है। ठीक है, हाई स्वेलिंग इसमें ये दिखाता है एट द लो वाटर कंटेंट। जब वाटर कंटेंट थोड़ा मिलाएंगे तो ज़्यादा स्वेल कर जाएगा।
क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ले रीजन भी बता दिया है, बिग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब आप पहुँचेंगे तो देखिए डिपोजिशन ऑफ दी, आप देखेंगे डिपोजिशन मेड अप ऑफ द वोल्केनिक एसिस। तो ये जो बेंटोनाइट सॉइल होती है, जब वोल्केनिक एसिस, वोल्केनिक मतलब ज्वालामुखी पर्वत की जो राखी होती है उससे ये बनी हुई होती है, जब वो डिपॉजिट करती है तब ये बनता है बेंटोनाइट सॉइल। अब आते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, इट इज़ द रेजिडुअल सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल को भी रेजिडुअल सॉइल बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ड्यू टू द फ्रिक्शन लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसे बोलते हैं लिचिफिकेशन, इट इज़ द लिचिफिकेशन। Friction containing the high, it is the residual soil containing the high percent of marmolinite, low bearing capacity. Pile foundation is suitable in this type of soil. अगर आप ब्लैक कॉटन सॉइल की अगर बात करें, ये फाउंडेशन के लिए सूटेबल तो नहीं होती, लेकिन आप इसमें पाइल फाउंडेशन को बना सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जो लोड होता है वो स्किन फ्रिक्शन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड रॉक। जब अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स जो है सॉलिड रॉक में कन्वर्ट होते हैं तब उसको बोलते हैं लिचिफिकेशन। और इरोजन क्या होता है, अगर हम इरोजन की बात करें तो इरोजन में क्या होता है, रॉक जो होता है ना, रॉक ये अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है, लूज पार्टिकल्स में चेंज होता है, दिस इज कॉल्ड द इरोजन। और लिचिफिकेशन, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये जा कर के ये रॉक बना लेते हैं। ओके, अब हम आएंगे एक सॉइल वाटर रिलेशनशिप। इस सॉइल वाटर रिलेशनशिप पे मूव कर रहे हैं। तो सॉइल वाटर रिलेशनशिप में क्या है, देखिए कुछ आप यहाँ की डायग्राम देख सकते हैं। एयर वाटर सॉलिड आपको मिलेगा, ठीक है, दिस इज द बायोलूम ऑफ एयर, बायोलूम ऑफ वाटर, बायोलूम ऑफ द सॉलिड, इट इज द बायोलूम ऑफ वाटर प्लस बायोलूम ऑफ एयर इक्वल टू द बायोलूम ऑफ वॉइड्स। ओके, और बेटा ऑफ द सॉलिड और बेटा वाटर और बेटा एयर, बेटा ऑफ एयर 0 माना जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एन है, जो पोरोसिटी है, इसको बोलते हैं बायोलूम ऑफ वॉइड्स अपॉन द टोटल वॉल्यूम, इट इज द कॉल्ड द पोरोसिटी। तो पोरोसिटी का ये फार्मूला आप देख सकते हैं E अपॉन 1 प्लस E। ओके, बॉयड रेशियो आप देख सकते हैं, बॉयड रेशियो क्या होता है, E इक्वल टू द BB अपॉन BS, BB अपॉन BS, इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं E इक्वल टू द N अपॉन 1 माइनस N। ओके, जब इसका डिटेल एक बार एक्सप्लेन और करा दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे एक फार्मूला दे सकते हैं SR इंटू E इक्वल टू द W इंटू G। तो ये जो है ऐसी इक्वल टू द WG, इसे बोलते हैं सहभाग, कभी कभी बोल दिया जाता है, ठीक है। इट इज़ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इट इज़ द बॉयड रेशियो, इट इज़ द W वाटर कंटेंट, इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल। अब हम बात करेंगे इट इज़ द वेट ऑफ द सॉलिड्स, ठीक है। जब हम कभी कभी बात करते हैं, दो एम्बैंकमेंट कभी कभी बनाए जाते हैं, ठीक है। एम्बैंकमेंट बनाने की जब हम बात करते हैं, रोड के साइड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एक तरफ से मिट्टी को खोदा जाता है, ठीक है, एक तरफ मिट्टी को, दूसरी तरफ इसको जा करके फिल कर दिया जाता है। एक तरफ हमने पिट किया है और एक तरफ हमने फिल किया है। ओके, एक तरफ हमने पिट किया है और एक तरफ फिल किया है। ओके, यहाँ पर ये देख सकते हैं पिट किया है, फिल किया है। तो क्या हुआ भाई, यहाँ पे हमने देखा है कि वेट ऑफ सॉलिड्स चेंज नहीं हुआ है। तो वेट ऑफ टोटल सॉलिड अपॉन द 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो यहाँ पे सॉलिड्स के लिए अगर बात करें, टोटल वेट अपॉन द 1 प्लस वाटर कंटेंट, कुछ इस तरह से जा करके अगर आप कहेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स, तो वॉल्यूम अपॉन द 1 प्लस बी, कुछ इस तरह से जाएंगे। और हम दोनों तरफ पिट और फिल की बात करें तो बी अपॉन 1 प्लस ई। एक पिट के लिए जहाँ से हमने खोदा है और जहाँ पे हमने फिल किया है, एक्सकेवेट किया है, जहाँ पे हमने फिल किया है वहाँ के लिए ई फिल, कुछ इस तरह से हम ये आप देख सकते हैं। कुछ ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब हम आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो है बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस को भी बोलते हैं यूनिट वेट, ठीक है। तो यूनिट वेट, तो यहाँ पे बल्क यूनिट वेट हम यहाँ पे देखेंगे। बल्क यूनिट वेट गामा बी इक्वल टू द G प्लस SE अपॉन 1 प्लस E इंटू यहाँ पे हम करेंगे W। ओके,
तो गामा बी इक्वल टू द होता है बल्क यूनिट वेट इक्वल टू टोटल वेट अपॉन द टोटल वॉल्यूम। और यहाँ से आप देख सकते हैं सैचुरेशन गामा सैट। जब हम फुली सैचुरेटेड सॉइल की बात करते हैं तो वहाँ पे सैचुरेशन इतना 100% होता है। ओके, जब 100% सैचुरेशन होता है तो एस की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे ये थोड़ा देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे एस की वैल्यू 1 रख देंगे तो फार्मूला अपना ये आएगा। ओके, और आप देख सकते हैं जब ड्राई सॉइल की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन अपना 0 हो जाएगा। और जब बल्क यूनिट वेट वाले फार्मूले में हम एस की वैल्यू 0 रख देंगे तो अपना फार्मूला ये आएगा। ओके, और हम दूसरे की बात करें सबमर्ज्ड गामा सबमर्ज के बाद सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, तो गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू हम करेंगे। गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, तो गामा सेट का फार्मूला ये है और गामा डब्ल्यू इसमें से डिवाइड कर देंगे तो अपना फार्मूला ये आएगा जी माइनस 1/1 प्लस ई इंटू द गामा डब्ल्यू। तो हम यहाँ से एक फार्मूला और मिलता है ड्राई डेंसिटी का, ड्राई यूनिट वेट का, तो गामा बी अपॉन द 1 प्लस डब्ल्यू इज द वाटर कंटेंट। ओके, एक फार्मूला और है ड्राई यूनिट वेट का फार्मूला जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस एन ए। ओके, कुछ इस टाइप से हमें एक फार्मूला मिलेगा और दूसरा हम बढ़ेंगे। ये छोटे छोटे फार्मूले जो है ये डिफिनीशंस जो होती हैं, चलिए एक बार इनको भी देख लिया जाए, इनको स्किप नहीं करते हैं। ये देखिए वाटर कंटेंट का फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ द वाटर अपॉन द वेट ऑफ द सॉलिड। तो वाटर कंटेंट इज वेरीज बिटवीन द 0 to 100%। ओके, और आप पोरोसिटी को देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपॉन द टोटल वॉल्यूम, इट वेरीज बिटवीन द 0 to 100। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ड रेशियो इक्वल टू बी अपॉन बी एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द 0। और आप देख सकते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन बी वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन द वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप एन ए परसेंटेज ऑफ द एयर वॉइड्स है। और ये एयर कंटेंट, अगर हम एयर कंटेंट निकालने की कोई बात करें तो 1 माइनस SR कर देना, डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपको निकाल लेना है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैलकुलेट करने का फार्मूला जैसे यहाँ पे बताया गया है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर अपॉन द वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। अगर नहीं पता है तो आप एस ई इक्वल टू द डब्ल्यू इंटू जी के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर जैसा भी आपको डेटा दे रखा है वहाँ से जाकर के डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आप थोड़ा बॉयड रेशियो पे नज़र डाल लेते हैं। ये जो बॉयड रेशियो बोला गया है, अगर बॉयड रेशियो अपना 0 हो जाता है तब वो हो जाती है सॉइल, एंड जब बॉयड रेशियो 0 हो जाता है तो अपनी सॉइल हो जाती है रॉक। व्हेन सॉइल इज रॉक देन द सॉलिड इज नॉट प्रेजेंट इन द रॉक। ओके, तो हम कह सकते हैं वो एक जब सॉइल जो है रॉक बन गई है तो उसमें सॉलिड प्रेजेंट नहीं होगा। तो हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, वेट ऑफ यूनिट वेट ऑफ द वाटर अपॉन नहीं यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड्स या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड मटेरियल ऑफ द वाटर। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आ जाएगा। तो जी सॉलिड इक्वल टू द गामा सॉलिड अपॉन द गामा वाटर। तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आ गए हैं जिसे हमें अपने जहन में बैठा लेना चाहिए और कभी नहीं भूलना है। ओके, हम यहाँ से देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी जिसे हम बोलते हैं ID बोलते हैं, कोई DI बोलता है, कोई RD बोलता है। तो वहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला था E मैक्स माइनस E अपॉन E मैक्स माइनस E मिनिमम इंटू द 100। हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। आप यहाँ से E मैक्स की वैल्यू देख सकते हैं। अगर लूज सॉइल है तो उसमें बॉयड रेशियो अपना मैक्सिमम होगा, और डेंस सॉइल है तो उसमें बॉयड रेशियो अपना मिनिमम होगा। अगर कंपैक्टेड सॉइल है तो उसमें हो सकता है बॉयड रेशियो बहुत ही कम हो। और सिंगल E इज़ द नेचुरल बॉयड रेशियो। ओके, अब हम बात करेंगे ID, इट इज़ द रिलेटिव डेंसिटी। तो ID का फार्मूला देखिए दूसरा मॉडिफाइड फार्मूला होकर के कुछ ये आएगा 1 अपॉन गामा मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा, अब 1 अपॉन गामा मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा मैक्स। ओके, गामा मिनिमम मतलब जहाँ पे मैक्सिमम बॉयड रेशियो होगा, ठीक है, वहाँ पे यूनिट वेट मिनिमम होगा भाई, ये माना जाता है। तो कुछ इस तरह से ये दिया हुआ है, इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द गामा। जहाँ पे मैक्सिमम बॉयड रेशियो होगा वहाँ पे मिनिमम यूनिट वेट होगा, जहाँ पे मिनिमम बॉयड रेशियो वहाँ पे मैक्सिमम यूनिट वेट होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी भाई क्या है, डेंसिटी मतलब डेंसनेस को किसी चीज़ की डेंसनेस को बता रहे हैं, मतलब ID इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसनेस। तो जैसे रिलेटिव डेंसिटी बढ़ेगी उस मटेरियल की डेंसनेस उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ पे वैल्यूज़ देख सकते हैं क्या क्राइटेरिया है। अगर डेंसिटी अपनी 0 से लेके
15 तक है तो वेरी लूज सॉइल है। अगर 35 से लेकर के 65 तक है तो लूज सॉइल है। 15 से 35 के बीच है तो लूज है। 35 से 65 के बीच है मीडियम है। और 65 से 85 के बीच है तो डेंस है। और 85 टू 100 के बीच है तो वेरी डेंस सॉइल है। हम मूव करेंगे मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब GM, तो GM इक्वल टू द गामा बल्क अपॉन द वेट ऑफ द वाटर। ओके, तो वेट ऑफ वाटर इज द स्टैंडर्ड मटेरियल की डेंसिटी हमेशा नीचे रहेगी। तो गामा बी की वैल्यू क्या होती है? तो गामा बी की वैल्यू अभी हमने पढ़ा था G + SE अपॉन 1 + E टू द गामा बी। और आप दूसरा यहाँ पे ये फार्मूला दे सकते हैं। दूसरा फार्मूला आप यहाँ पे ये दे सकते हैं। और अब दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट। ठीक है, अब कुछ चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। अब डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट की यहाँ पे हम बात करेंगे तो कितने मेथड्स हैं वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए। पहला ओवन ड्राइंग मेथड, दूसरा है टॉर्जन बैलेंस मेथड, और तीसरा है पिकोनोमीटर मेथड, सैंड बाथ मेथड जो फील्ड में किया जाता है, और तीसरा है ये कैल्शियम कार्बाइड मेथड। आप यहाँ पे ये 4-5 मेथड दे रखे हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। कभी कभी ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है या कुछ भी ऑब्जेक्टिव टाइप का बनेगा उसमें 4-5 इधर उधर के मेथड डाल दिए जाएंगे और पूछाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट के लिए कौन सा मेथड अप्लाई किया जाता है। तो आप इस तरह से टॉर्जन बैलेंस, ओवन ड्राइंग मेथड, पिकोनोमीटर मेथड, सैंड बाथ मेथड और कैल्शियम कार्बाइड मेथड, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप इसको नोट कर लीजिए। और दूसरा आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपको ये भी लर्न करना चाहिए, कुछ नहीं आप इनको लिख लीजिए। कोर कटर मेथड होता है कोहेजिव सॉइल के लिए, इससे भी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल कैलकुलेट करी जाती है। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ये भी कोहेजिव सॉइल के लिए अप्लाई किया। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड जो होता है ये भी कोहेजन लेस सॉइल के लिए, वो दोनों कोहेजिव सॉइल के लिए, कोहेजन लेस सॉइल के लिए होता है। और दूसरा है वाटर बलून मेथड। ओके, नेक्स्ट है वाटर बलून मेथड। यहाँ पे 4-5 मेथड, ज़्यादा को तो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन यहाँ पे 3-4 जो इम्पॉर्टेंट लग रहे थे हमने उन्हीं को इंक्लूड किया है। आगे हम मूव करते हैं सॉइल क्लासिफिकेशन पे। ओके, तो सॉइल को क्लासिफाई किस किस तरह से किया जाता है। तो हम अगर आपसे कोई कह दे सॉइल को किस तरह से क्लासिफाई करना है तो भाई क्या करेंगे आप? तो पहले तो हम सॉइल का फ्रैक्शन ले लेंगे। सॉइल का फ्रैक्शन ले लेंगे, फिर उसे छानना शुरू कर देंगे। लीजिए सीविंग उसको हमने करनी शुरू कर दी, तो हम उसे सीव किससे करेंगे? 75 माइक्रोन की सीव से। 75 माइक्रोन की सीव हमने ली। अगर हमने उससे जो है सीविंग करनी शुरू कर दी और जब हम उसे देखेंगे जो है अगर 50% पार्टिकल पास कर जाता है, 50% ज़्यादा पार्टिकल पास कर जाता है तब तो वो हो जाएगी फाइन सॉइल। अगर 50% ज़्यादा पार्टिकल रिटेन कर जाता है तो हो जाएगी कोर सॉइल। अगर फाइन सॉइल में भी 3-4 तरह की सॉइल होती है। 3 तरह की फाइन सॉइल में होती है क्ले, जिसका साइज़ 2 माइक्रोन तक का होता है या 2 माइक्रोन से छोटा होता है। दूसरी होती है ऑर्गेनिक सॉइल। तीसरी होती है सिल्ट सॉइल। सिल्ट सॉइल का आप साइज़ यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक जो है वेरी करता है। अगर 2 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक का अगर साइज़ है तो उसे बोलेंगे फाइन सिल्ट। अगर 10 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक सॉइल है तो उसे बोलेंगे मीडियम सिल्ट। अगर 20 माइक्रोन टू 75 माइक्रोन अगर उसका साइज़ है तो उसे बोलेंगे कोर्स सिल्ट। अब हम आगे मूव करने वाले हैं। ये जो कोर्स सॉइल जो अपनी बनी थी, कोर्स सॉइल में 2 तरह की सॉइल आएगी, उसे बोलते हैं सैंड और ग्रेवल। तो सैंड और ग्रेवल को किस तरह से हम अगर जो है डिफाइन करें, क्लासिफाई करें, तो सैंड और ग्रेवल कोर्स सॉइल जो होती है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए हम 4.75 mm की सीव ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे अगर 50% पार्टिकल पास हो रहा है तो सैंड है, 50% ज़्यादा पार्टिकल रिटेन हो रहा है तो ग्रेवल हो जाएगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कोर्स सॉइल का क्लासिफिकेशन। ये देखिए जो अभी हमने बताया था वही है। 4.75 mm की जो हमने सीव ली है उसे हमने सेकिंग करी है। ठीक है, तो 50% ज़्यादा पार्टिकल पास कर गया तो वो सैंड होगी, 50% ज़्यादा पार्टिकल रिटेन कर जाएगा तो वो जो आएगी अपनी ग्रेवल। तो अब कोर्स सॉइल तो हमने देख लिया। हम यहाँ पे देखेंगे काफिशिएंट ऑफ द यूनिफॉर्मिटी। तो काफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं CU = D60/D10। और दूसरा काफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो होता है वो C = D30 का स्क्वायर अपॉन D60 × D10।
तो CU वेरी करता है 4 to 6। अगर 6 से ज़्यादा CU की वैल्यू है तो वेल ग्रेडेड सॉइल होगी। CU की वैल्यू जो है 4 से ज़्यादा है, अगर 6 ज़्यादा तो वेल ग्रेड, 4 से ज़्यादा है तो 6 ज़्यादा तो वेल ग्रेडेड सैंड होगा, 4 ज़्यादा तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा। और CC की वैल्यू 1 to 3 तक वेरी करती है फॉर द वेल ग्रेडेड सॉइल। C की वैल्यू 1 होगी तो उसे बोलेंगे नॉर्मली ग्रेडेड, नहीं उसे बोलेंगे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। हम आगे मूव करें क्लासिफिकेशन ऑफ दी, आगे मूव करें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेस। तो फाइनेस के बेस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो हमें फाइनेस को पहले 5% लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कोर्स सॉइल को अगर हम लें यहाँ पे तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा ग्रेवल और दूसरी तरफ सैंड। CU की वैल्यू ग्रेटर दैन द 4 होनी चाहिए ग्रेवल के लिए, और सैंड के लिए ग्रेटर दैन द 6 होनी चाहिए। CC की वैल्यू 1 to 3 तक वेरी करनी चाहिए, इसके लिए 1 to 3 तक वेरी करनी चाहिए। तो इसमें आएगा GW इज़ अ वेल ग्रेडेड ग्रेवल, और इधर आएगा SW दिस इज़ द वेल ग्रेडेड सैंड, इट इज़ द SP इट इज़ द पुअरली ग्रेडेड सैंड, इट इज़ द GP पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। आगे मूव करेंगे जब अपना फाइनेस 5 से 12 के बीच है तब क्या होगा। तो ग्रेवल को अगर देखें GW GC, ठीक है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग द क्ले, ठीक है, और वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग द सिल्ट, मतलब सिल्ट, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग द क्ले और पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग द सिल्ट। तो यहाँ से इसी तरह से आप देख सकते हैं वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग द क्ले और पुअरली ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग द सिल्ट। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं उनका क्लासिफिकेशन। दूसरा हम मूव करेंगे फाइनेस इज ग्रेटर देन द 12%, तब क्या होगा। तब आप यहाँ से देख सकते हैं GM, जिसकी GM, ठीक है, और यहाँ पे IP से ग्रेटर देन द 7%, IP ग्रेटर देन द लेस देन द 7%। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेटर देन द 7% और ये लेस देन द 7%। तो यहाँ पे ग्रेवल आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये है आपकी सिल्टी ग्रेवल, ये है आपकी क्ले ग्रेवल, ये आपकी सिल्टी सैंड, ये आपकी क्ले सैंड। ओके, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। अब हम फाइन सॉइल, ये हमने कोर्स सॉइल थी, ठीक है, कोर्स सॉइल का तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया था। देखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेस, हमने कोर्स सॉइल का क्लासिफिकेशन देख लिया था। 5%, 12% और 5 से 12% मैंने इनका जो फाइनेस लिया था उसके बेस पे हमने इसका क्लासिफिकेशन देख लिया था। अब हम मूव करेंगे जिसमें हम देखेंगे फाइन सॉइल, फाइन ग्रेन्ड सॉइल, तो हम इसको किस तरह से क्लासिफाई करेंगे। ये देखिए, ये अपना डायग्राम दे रखा है, ये अपना कैसा ग्रांडे का ए लाइन डायग्राम दे रखा है, ठीक है। इसे प्लास्टिक चार्ट भी बोलते हैं। तो IS 1498 to 1970 के थ्रू इसको लिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन एक दिखा रखी है, ठीक है, और इधर ये लाइन दिखा रखी है। इस लाइन पे तो हमने प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP को दिखा रखा है, उधर हमने दिखा रखा है WL, कह सकते हो लिक्विड लिमिट। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक हमने 0 की लाइन ली है, हमने 8% पे कट मारा, एक 20 पे, एक 35 पे, एक 50 पे। तो 8% पे जो हमने एक लाइन ड्रा करी उसे बोलेंगे U लाइन, और जो हमने एक 20% से जो लाइन ड्रा करी है उसे बोलते हैं A लाइन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं U लाइन के ऊपर कोई भी सॉइल एग्जिस्ट नहीं करती है। U लाइन के ऊपर आप देख सकते हैं नो सॉइल है। और आप A लाइन के ऊपर जाएंगे तो A लाइन से जैसे ही आप जाएंगे ऊपर, A लाइन के ऊपर तो होगी क्ले सॉइल और नीचे होगी सिल्ट सॉइल। A लाइन U लाइन के बीच में जो होती है क्ले सॉइल होती है और सिल्ट सॉइल होती है। तो A लाइन के लिए जो IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 0.73 W-20, और जो U लाइन होती है उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 0.90 इंटू WL-8%। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर 25, ये है 35 और ये है 55। अगर सॉइल ऐसी है जिसकी लिक्विड लिमिट 35 से कम है तो उसे लो प्लास्टिक सॉइल बोला जाएगा। अगर 35 to 50% है तो उसको बोला जाएगा इंटरमीडिएट प्लास्टिक सॉइल। अगर 50% से भी ज़्यादा प्लास्टिसिटी वो लिक्विड लिमिट है तो उसे बोला जाएगा
हाई प्लास्टिक सॉइल, हाई कंप्रेसिबल सॉइल। तो आप यहाँ से इस डायग्राम को देख चुके हैं। यहाँ पे आपने लो प्लास्टिक सॉइल को देखा है, मीडियम प्लास्टिक सॉइल को देखा, हाई प्लास्टिक सॉइल को देखा है। कुछ इस तरह से ये सब दिया हुआ है। आस्थो क्लासिफिकेशन, तो आस्थो क्लासिफिकेशन में आप जाएंगे, सॉइल क्लासिफाइड इनटू द 8 ग्रुप्स। आस्थो क्लासिफिकेशन के अंडर सॉइल जो है 8 ग्रुप्स में डिवाइड की जाती है। A1 से लेकर के आप A7 तक जाएंगे, ठीक है। विद एन एडिशनल ग्रुप AB फॉर द पीट एंड द मक सॉइल। तो ग्रुप A1 A2 से लेके आप A7 तक जाएंगे, और एक नया ग्रुप जो एक एडिशनल ग्रुप है उसको हमने AB बोला है। तो AB ग्रुप में पीट और मक सॉइल रहेगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप इंडेक्स। तो ग्रुप इंडेक्स पे बेस्ड क्वेश्चन EAC में बहुत पूछे जाते हैं, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन गेट में भी आ चुका है। तो आप इस फार्मूले को लर्न कर लीजिएगा। क्या है 0.2 इंटू A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 B इंटू D, दिस द ग्रुप इंडेक्स। तो ये क्या है, परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल। 75 माइक्रोन वाले जो पार्टिकल्स है, अगर ग्रेटर देन द 35% पार्टिकल्स, लेस देन द 75% ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्स की वैल्यू और ये सब देख सकते हैं आप ये डेटा। अब हम मूव करेंगे सॉइल बिहेवियर पे। तो सॉइल का बिहेवियर क्या रहता है, इंजीनियरिंग बिहेवियर ऑफ द सॉइल एंड द क्लासीफाई एंड टू क्लासीफाई देम, ठीक है। इंजीनियरिंग बिहेवियर ऑफ द सॉइल क्या होता है, उनको क्लासिफिकेशन करने के लिए डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, इसको 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है। तो सॉइल प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं, एक है सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज, एक होता है सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। तो सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी जो होती है ये दिखाती है कि रिमोल्ड एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड सॉइल और शेप ऑफ द ग्रेन्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स एंड द नॉट डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स पे डिपेंड करती है, नॉट डिपेंड्स ऑन द सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी जो होती है ये रिमोल्ड एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड सॉइल पे डिपेंड करती है, शेप ऑफ द ग्रेन्स पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स पे, नॉट डिपेंड्स ऑन द सॉइल फॉर्मेशन पे, ओके। और हम आगे मूव करेंगे सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज़। तो ग्रेन शेप में देख सकते हैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होती है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में हम देखते हैं सैंड एंड ग्रेवल। दिस कॉल्ड द बल्की ग्रेन्स, ऑल डायमेंशंस आर सेम। और आप यहाँ पे जाएंगे राउंडेड एंड द सब राउंडेड, एंगुलर और सब एंगुलर, यहाँ पे साइज देख सकते हैं। फाइन सॉइल की अगर बात करें, फाइन सॉइल में हम जाएंगे क्ले। तो क्ले में कुछ मिनरल्स होते हैं, जैसे होता है काइलोनाइट। तो काइलोनाइट होता है निडल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसकी एंगुलरिटी ज़्यादा होती है, जिसमें एंगुलरिटी ज़्यादा होगी उसकी शियर स्ट्रेस भी ज़्यादा होगी। अगर राउंडेड शेप, इफ़ द राउंडेड इन शेप नॉट गुड फॉर बेटर, अगर कोई भी अपना एग्रीगेट राउंडेड इन शेप है तो वो गुड नहीं होगा। किसके लिए, इंटरलॉकिंग के लिए, उसमें अच्छी इंटरलॉकिंग नहीं बनेगी। तो स्फेरिसिटी, ओके। तो फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं स्फेरिसिटी। तो स्फेरिसिटी के लिए हम देखेंगे डायामीटर इक्विवेलेंट अपॉन 2, ठीक है। तो बाइलूम ऑफ स्फीयर आप देखेंगे कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। स्फेरिसिटी की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए आपको एस इक्वल टू द इक्विवेलेंट डायामीटर बाई 2 करना पड़ेगा। तो आपको इक्विवेलेंट डायामीटर देखना पड़ेगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या होता है, डाया बाई 2, तो 4/3 पाई इंटू द डाया बाई 2 आप यहाँ पे करेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 दो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम पहुँच जाएगा 6 हो जाएगा, 6 इंटू वॉल्यूम अपॉन द पाई आ जाएगा, और यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। तो यूसीएस की अगर हम बात करें, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और आस्थो की अगर बात करें तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ द स्टेट हाईवे एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल सिस्टम, ओके। यूसीएस यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आस्थो की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ द स्टेट हाईवे, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ द स्टेट हाईवे ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल सिस्टम, ठीक है। तो ISSCS की वैल्यू क्या हो जाए, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ द सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम।
तो दूसरा हम मूव करेंगे तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर हम मूव करें तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें सीव एनालिसिस करना होता है। उसमें हमें यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, पुअरली ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल को डिस्कस करना पड़ेगा। अब हम देखें जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल, साइज ऑफ द पार्टिकल्स एंड द टाइप ऑफ द सॉइल। अगर अपना साइज 2 माइक्रोन से कम है तो उसे क्ले बोला जाएगा, 2 से 75 माइक्रोन तो उसे सिल्ट बोला जाएगा। तो सिल्ट में भी हम देख लेते हैं, जैसा कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, 2 माइक्रोन से 10 माइक्रोन फाइन सिल्ट, 10 से 20 मीडियम सिल्ट और 20 से 75 तो उसे कोर सिल्ट बोला जाएगा। 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 mm तक अगर हम जाएंगे तो सैंड बोला जाएगा। और 80 mm से लेकर 4.75 तक जाएंगे तो उसे ग्रेवल बोला जाएगा। और 80 to 380 mm से लेकर अगर हम 300 mm तक जाएंगे तो उसे कोबल बोला जाएगा। ग्रेटर देन द 300 mm दैट इज कॉल्ड द बोल्डर नॉट कंसीडर्ड इन द सॉइल। ये जो कोबल और बोल्डर जो होते हैं इनको सॉइल में कंसीडर नहीं किया जाता है, एक तरह के स्टोन हो जाते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइन सॉइल की अगर हम बात करें तो हम इसको क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड होते हैं। तो उसके वो है, एक है सेडिमेंटेशन मेथड, दूसरा है पिपेट मेथड, तीसरा हाइड्रोमीटर मेथड। तो सेडिमेंटेशन मेथड को हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो ये स्टोक्स लॉ पे बेस्ड होता है। और पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड, तो हम हाइड्रोमीटर मेथड में क्या इंपॉर्टेंट हम उसे देख लेते हैं। तो करेक्शन इन द हाइड्रोमीटर रीडिंग। तो जब हम हाइड्रोमीटर जो टेस्ट करते हैं तो उसमें जो करेक्शन जब हम उसे अप्लाइड करते हैं तो रीडिंग में तो कौन कौन से करेक्शन होते हैं। तो करेक्शन होता है, एक है मेनिस्कस करेक्शन, दूसरा होता है टेम्परेचर करेक्शन, तीसरा होता है डिफ्लैकुलेटिंग करेक्शन। ओके, तो डिफ्लैकुलेटिंग करेक्शन नेगेटिव लिया जाता है और जो टेम्परेचर करेक्शन जो होता है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पॉजिटिव होगा, घटेगा तो नेगेटिव होगा। मेनिस्कस करेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव लिया जाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट्स। तो कंसिस्टेंसी इज रिलेटिव ईज विद ए सॉइल कैन बी डिफॉर्म्ड। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंसी ये होता है कि सॉइल कितनी ईजिली से डिफॉर्म हो जा रही है तो उसे कंसिस्टेंसी बोला जाएगा। यूज्ड मोस्टली फॉर द क्लेई सॉइल। तो कंसिस्टेंसी ऐसा वर्ड है जो क्लेई सॉइल में अधिकतर यूज होता है। डिपेंड्स अपॉन द वाटर कंटेंट, जो वाटर कंटेंट पे डिपेंड करता है। कंसिस्टेंसी हम सीमेंट्स में भी कंसीडर करते हैं। सीमेंट्स में जब हम इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम वाला जब टेस्ट करते हैं तो उससे पहले हमें कंसिस्टेंसी टेस्ट करना होता है, जो होता है बिगाट एपरेटस से हम डिवाइडेड एंड। तो हम यहाँ से दे सकते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल जो थी, कंसिस्टेंसी लिमिट्स जो होती है उसकी थ्रू जो होता है सॉइल को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो ये देखिए कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। यहाँ से हम एक तरफ चलेगा अपना बायोलूम और एक तरफ चलेगा अपना वाटर कंटेंट। तो ये देखिए बायोलूम जो अपना जो है श्रिंकेज लिमिट थी, तो कुछ अपना बायोलूम ड्राई था तो ड्राई बायोलूम, ठीक है। और ड्राई बायोलूम ऑफ द सॉइल जब प्लास्टिक स्टेप पहुँचा तो प्लास्टिक हो गया बायोलूम। और लिक्विड पहुँचा तो लिक्विड बायोलूम जो हो गया, सॉइल का बायोलूम लिक्विड स्टेट में कुछ ये हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जब हम लिक्विड लिमिट से जब ऊपर पहुँच जाएंगे तो सॉइल लिक्विडिटी स्टेट में कहलाएगी। लिक्विड स्टेट में जब प्लास्टिक और लिक्विड स्टेट के बीच में रहेंगे तो उसे प्लास्टिक स्टेट, और श्रिंक जो प्लास्टिक स्टेट के बीच आएंगे तो उसे सेमी सॉलिड और ये सॉलिड स्टेट पहुँच जाएगी। ओके, तो हम आगे मूव करेंगे। हम देखें एक एक करके देखते हैं कि भाई होता क्या है कि लिक्विड लिमिट क्या होती है। लिक्विड लिमिट, तो लिक्विड लिमिट ये होती है कि द मिनिमम वाटर कंटेंट, एक ऐसा मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल हैज़ द टेंडेंसी टू फ्लो ओपन डिस्टर्बेंस। वाटर कंटेंट एट विच देखिए वाटर कंटेंट एट विच ए ग्रुप ऑफ द 2 mm क्लोजेस बाय द 25 blows in the Casa Grande apparatus also have the similar strength of at soil limits, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे मिनिमम वाटर कंटेंट। लिक्विड लिमिट को थोड़ा समझ लेते हैं। एक हम मिनिमम वाटर कंटेंट हम ऐसा लेते हैं कि इतना मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पे सॉइल जो कहते हैं फ्लो होने लगती है, ठीक है, जो डिस्टर्बेंस को ऐसे अलाउ करने लगती है, फ्लो होने लगती है, टेंडेंसी टू फ्लो दिखाने लगती है। और दूसरा ये डिफिनेशन ही बोल सकते हैं जो हमने कैसा ग्रांडे एपरेटस में जाते हैं, ठीक है। कैसा ग्रांडे एपरेटस कुछ इस टाइप से होता है। तो उसमें जो ग्रुप बनता है, ठीक है, तो हम 25 ब्लोज देते हैं। तो 25 ब्लोज में एक ऐसा ग्रुप जो क्लोज होने लगता है, ठीक है। तो हम उस वाटर कंटेंट को बोलते हैं जो है अपना लिक्विड लिमिट। तो लोग कहते हैं कि लिक्विड लिमिट में जहाँ पे सॉइल जो है हैविंग टेंडेंसी टू फ्लो, तो वहाँ पे शियर स्ट्रेस
जो होती है शियर स्ट्रेंथ जो होती है वो सॉइल की शियर स्ट्रेंथ 0 होती है। तो लिक्विड लिमिट में जो है सॉइल की स्ट्रेंथ 0 तो नहीं होती, लेकिन काफ़ी कम होती है, जो है 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप ऑप्शन क्लिक करके आते हैं कि जहाँ पे लिक्विड लिमिट में शियर स्ट्रेंथ 0 होती है, दैट इज़ द रॉन्ग आंसर। हम मूव करेंगे प्लास्टिक लिमिट पे। प्लास्टिक लिमिट क्या होती है? मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल जस्ट इन द प्लास्टिक स्टेज। ठीक है, मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पे सॉइल जो है जस्ट इन द प्लास्टिक स्टेज में होने वाली होती है। द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल वुड जस्ट बिगिन टू द क्रम्बल इफ रोल्ड इनटू द थ्रेड ऑफ द 3 mm डायामीटर। ये कहते हैं जो मिनिमम वाटर कंटेंट, वो मिनिमम वाटर कंटेंट जो हम एक 3 mm का जो थ्रेड बनाते हैं, 3 mm डायमीटर का जो थ्रेड बनाते हैं, जो क्रम्बल होने लगता है, रोल्ड करते हैं तो वो क्रम्बल होने लगता है, वो मिनिमम वाटर कंटेंट कहलाता है प्लास्टिक लिमिट। अब हम आगे इसे देखने वाले हैं कि प्लास्टिक लिमिट में जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है। शियर स्ट्रेंथ 100 टाइम्स ऑफ द लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट में अगर शियर स्ट्रेंथ 2.7 है तो प्लास्टिक स्टेट में शियर स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 270 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम पहुँचेंगे श्रिंकेज लिमिट पे। श्रिंकेज लिमिट क्या होती है? द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल सैंपल इज कम्प्लीटली सैचुरेटेड। एक ऐसा वाटर कंटेंट जिस पे सॉइल सैंपल कम्प्लीट सैचुरेटेड हो जाता है, ठीक है, लिक्विड की तरफ फ्लो नहीं करता। वाटर कंटेंट बिलो विच द फर्दर रिडक्शन इन द वाटर कंटेंट डज नॉट लीड टू एनी रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। एक ऐसा वाटर कंटेंट, दूसरी डिफिनेशन ये हो सकती है कि एक ऐसा वाटर कंटेंट कि जिससे नीचे अगर हम वाटर कंटेंट को रिडक्शन करेंगे, रिड्यूस करें, जिससे नीचे हम वाटर कंटेंट को रिड्यूस करना चाहें तो वॉल्यूम रिडक्शन ना हो, डज नॉट लीड टू एनी चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। ओके, अब हम मूव करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, वेट ऑफ द सॉलिड इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। ये देखिए कुछ ये श्रिंकेज लिमिट, ठीक है, दिस इज नॉट वेट ऑफ द सॉलिड, दिस इज द श्रिंकेज लिमिट WS, वेट ऑफ वाटर अपॉन द वेट ऑफ द सॉलिड। ओके, और आप यहाँ से ये डायग्राम देख सकते हैं, ये देखिए। और श्रिंकेज रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। श्रिंकेज रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो B1 - B2 अपॉन द BD इंटू 100 अपॉन दिस होल फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हम बात करेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स पे। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है द रेंज ऑफ द वाटर कंटेंट इन विच द सॉइल रिमेन्स इन द प्लास्टिक स्टेट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द क्ले मिनरल्स हैविंग द हाई स्पेसिफिक सर्विस एरिया विल हैव द हायर वॉल्यूम ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की जो बात है, ये जो रेंज ऑफ वाटर कंटेंट है, ये रेंज ऑफ वाटर कंटेंट को दिखाता है जब सॉइल प्लास्टिक स्टेट में होती है, वही प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। जो ये जो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ क्ले पे कि सॉइल में कितना अमाउंट ऑफ द क्ले है। अब क्ले में जो होते हैं क्ले मिनरल्स होते हैं। क्ले मिनरल्स वो होते हैं जिनका जो है कुछ क्ले मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया काफ़ी हाई होता है। जिनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया काफ़ी हाई होगा उनकी जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी काफ़ी हायर होगी। तो आप IP की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं। IP की वैल्यू क्या होती है? WL - WP। WL - WP इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो IP इक्वल टू द WL - WP। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो किस तरह से इसको डिफाइन किया है कि अगर 0 इसकी वैल्यू है तो उसे नॉन प्लास्टिक, 7 तक उसकी वैल्यू है तो उसे लो प्लास्टिक, अगर 7 से 17 के बीच तो इंटरमीडिएट, तो मीडियम प्लास्टिक, इंटरमीडिएट प्लास्टिक, ग्रेटर देन द 17 तो उसे हाईली प्लास्टिक सॉइल बोला जाएगा। सॉइल विद द लार्ज प्लास्टिसिटी इंडेक्स या फिर लिक्विड लिमिट उसे बोलते हैं फैट क्ले। एक ऐसी सॉइल, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। एक सॉइल ऐसी है जिसमें लार्ज प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट भी ज़्यादा है तो उसे हम फैट क्ले बोलेंगे। जो लो प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लो लिक्विड लिमिट कैरी करती है उसे लीन क्ले बोला जाता है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है? WL - W अपॉन द WL - WP। ओके, तो WL - W अपॉन द IP आप यहाँ पे देख सकते हैं। WL - WP को IP बोला जाता है। लिक्विडिटी इंडेक्स को देखते हैं W - WP अपॉन द WL - WP, और ये आप देख सकते हैं
अगर अपना W इक्वल टू द WP हो जाता है, अगर अपना वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट के बराबर हो जाता है तो वहाँ पे जो अपना लिक्विडिटी इंडेक्स 0 हो जाएगा। अगर अपना वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट के बराबर हो जाता है, अगर अपना वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट के बराबर हो जाता है तब जो अपना IL है 1 हो जाएगा। अगर वाटर कंटेंट अपना प्लास्टिसिटी, यहाँ पे ये क्या है, सॉरी, ये प्लास्टिक लिमिट के बराबर हो जाएगा तो W माइनस W ये हो जाएगा ना, तो ये पूरी वैल्यू 0 होने वाली है। अब हम आगे मूव करेंगे, देखिए IC जो भी हमने देखा है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स के हिसाब से क्या है, अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तरफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, दूसरी तरफ जो है लिक्विडिटी इंडेक्स है, तीसरी तरफ कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल है, ये आप देख सकते हैं। अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 है, ओके, तो वेरी स्टेप क्ले सॉइल होगी, ब्रिटल सॉइल होगी, यहाँ पे 0 तक है, ठीक है। और ये देखिए 0.1 to 0.75 और ये स्टेप मीडियम, ठीक है, ये कुछ क्राइटेरिया आपको दे रखा है, ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करना चाहिए, ठीक है। और आगे हम मूव करेंगे फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स में देखेंगे आप, तो फ्लो इंडेक्स को हम IF से डिनोट करते हैं। तो आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं कि हमने एक तरफ इसमें नंबर ऑफ ब्लोज को देखा है और दूसरी तरफ हमने वेट ऑफ द वाटर को देखा है, ओके। तो हम यहाँ से हमने एक लाइन देखी है, तो जो लाइन ड्रा करी है दिस इज द स्लोप, इट इज कॉल्ड द फ्लो कर्व। तो फ्लो कर्व जो ये जो लाइन जो फ्लो कर्व को डिफाइन करती है यही कहलाती है फ्लो इंडेक्स। तो इस फ्लो इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, IF की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे W1 माइनस W2 अपॉन log 10 N2 अपॉन N1, यहाँ से आप देखेंगे, ओके। दूसरा है नंबर ऑफ द ब्लूज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द shear स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। तो IF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IF, तो नंबर ऑफ ब्लू प्रोपोर्शनल टू होते हैं shear स्ट्रेंथ के, तो IF जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ ब्लो के। तो इसका मतलब क्या है, जो अपना फ्लो इंडेक्स जो है ये shear स्ट्रेंथ के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। तो आगे मूव करेंगे टफनेस इंडेक्स। तो IT टफनेस इंडेक्स क्या होता है, टफनेस इंडेक्स पहले ये देख लें, टफनेस इंडेक्स इंडिकेट्स द लॉस ऑफ द shear स्ट्रेंथ विद इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट। जब हम वाटर कंटेंट को इंक्रीज करते हैं तो shear स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है ना, तो इसी को दिखाता है अपना टफनेस इंडेक्स। तो जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट इंक्रीज करते जाते हैं shear स्ट्रेंथ डिक्रीज होता जाता है। इंडिकेट्स द shear स्ट्रेंथ एट द प्लास्टिक लिमिट। तो हम यहाँ से देख सकते हैं IT टफनेस इंडेक्स द प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन द फ्लो इंडेक्स IP अपॉन IF। हम आगे मूव करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को हम पीछे के लेक्चर्स में नहीं बल्कि हम स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं, ओके। E max माइनस E अपॉन द E max अपॉन E मिनिमम। और अब हम देखेंगे थिक्सोट्रॉपी ऑफ द सॉइल। तो थिक्सोट्रॉपी इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल विच यू हैव टू लर्न। थिक्सोट्रॉपी देखिए, थिक्सोट्रॉपी क्या है, सॉइल आफ्टर रिमोल्डिंग, सॉइल को अगर रिमोल्ड किया जाता है उसका रिगेन ए पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ इफ लेफ्ट अंडर द अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन, ठीक है। तो सॉइल आफ्टर द रिमोल्डिंग, जो हमने सॉइल आफ्टर रिमोल्डिंग रिगेन्स इट्स ए पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द थिक्सोट्रॉपी। अगर हम ये देखिए सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल है, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल है, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल है ये, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसको रिमोल्ड कर दिया फिर से, तो इसने अपना कुछ पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ रिकवर कर लिया, तो इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम थिक्सोट्रॉपी। यहाँ पे देख सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉइल एंड द वाटर इज डिस्टर्ब्ड, इट रिगेन्स द केमिकल इक्वेशन ड्यू टू द रीओरिएंटेशन ऑफ द वाटर पार्टिकल। सेंसिटिविटी पे मूव करेंगे। सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी द डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस अचीव्ड ऑन द रिमोल्डिंग। जो हम रिमोल्ड करते हैं कोई भी सॉइल को, हमने सॉइल सैंपल लिया है, ठीक है, और हमने उसको यहाँ पे आकर के रिमोल्ड कर दिया है, तो उसकी वजह से उसमें डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस कितनी आई है, तो उस डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस को जो दिखाता है दैट इज़ कॉल्ड द सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को हम देख सकते हैं कि UCS मतलब
unconsolidated shear strength of the undisturbed soil sample upon unconsolidated shear strength of the remolded soil sample। ठीक है, पहले तो soil sample था undisturbed, फिर उसका जब हमने उसको remold किया था तब उस स्टेज में। अब मूव करें एक्टिविटी, तो एक्टिविटी में हम जाएंगे shows the swelling behavior। एक्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ soil which shows the swelling behavior। तो एक्टिविटी क्ले में होती है, ये भी आप देख लीजिए। इसकी जो है वैल्यू होती है या फार्मूला होता है, इसकी डिफिनीशन देख सकते हैं। एक्टिविटी डिफाइंड एज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स फाइनर दैन द 2 माइक्रोन। अगर एक्टिविटी 0.75 से कम है तो सोयल अपनी इनएक्टिव होगी। अगर 0.75 से लेकर 1.25 तक तो नॉर्मल एक्टिव सोयल। अगर 1.25 से ज़्यादा है अगर सोयल है तो उसे एक्टिव सोयल बोला जाएगा। अब हम मूव करते हैं फील्ड आइडेंटिफिकेशन। ओके, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आप उसमें से कुछ पॉइंट्स को क्लिक कर सकते हैं। अब आगे है फील्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोयल। इसमें देखेंगे विजुअल टेस्ट। तो विजुअल टेस्ट जो होते हैं जो सभी तरह के सोयल पे हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर ऑल टाइप्स बेसिकली द कोर्स सोयल। कोर्स सोयल को हम आंखों से देख करके बता सकते हैं अगर ये जो है सिल्ट है या फिर सिल्ट को नहीं बता सकते हैं। कोर्स सोयल में आएगा सैंड है, ग्रेबल है। अब सैंड को देख के बता सकते हैं, सैंड मतलब रेत आपने देखी होगी। और ग्रेबल जिसे कहते हैं बजरी, आपने देखी होगी, आंखों से देखिए हम बता सकते हैं। दूसरा होता है डायलेटेंसी टेस्ट। ये होता है फॉर द वेट सोयल के लिए डायलेटेंसी टेस्ट। और डिसअपीयर क्विकली, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिल्ट जो है डिसअपीयर क्विकली एंड स्लोली टेक्स टाइम। ठीक है, अगर हम इसमें क्ले की बात करेंगे और सिल्ट की बात करेंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि डायलेटेंसी टेस्ट में क्या होता है। अगर हम कोई पार्टिकल लेंगे, ठीक है, पार्टिकल को अगर हम जो है पानी में भिगोएंगे तो हम उसमें क्या देखेंगे, वाटर डिसअपीयर्स। तो अगर पानी क्विकली डिसअपीयर हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे सिल्ट है। अगर वाटर गो इनसाइड टू द सोइल, अगर इनसाइड द सोइल चला जाता है, नो रिडक्शन वाटर डज नॉट, ठीक है, गो बैक, वाटर डज नॉट गो बैक, देन इट इज़ कॉल्ड द क्ले सोइल हो जाएगी। अब हम ड्राई स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ठीक है, इट प्रेस द सोइल। अगर हम सोइल को प्रेस करते हैं, ठीक है, इफ़ वी प्रेस द सोइल द चेंज इन द पाउडर। अगर हम सोइल को प्रेस कर रहे हैं अगर पाउडर में चेंज हो जा रही है तो इसका मतलब क्या भाई, लो सीयर स्ट्रेंथ है सोइल की, उसकी लो सीयर स्ट्रेंथ है। अगर हम कहें उसको सोइल को लें, अगर उसका पाउडर में चेंज ना हो तो उसका मतलब क्या, मीडियम ड्राई सीयर स्ट्रेंथ है। अब हम मूव करेंगे ऑर्गेनिक कंटेंट एंड द कलर्स। तो हीट अप उसे गर्म करिए। ऑर्डर टू कंपोज द ऑर्गेनिक मैटर्स, कलर इज डार्क। ठीक है, एसिड टेस्ट की अगर बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को हम देख सकते हैं। HCl जो होता है मिक्स्ड स्टार्ट टू द बबल। अगर उसे मिक्स करेंगे, अगर बबल बनने लग जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम उसके टेस्ट कर सकते हैं। साइन टेस्ट कर सकते हैं। टेक ए सोइल सैंपल एंड कट इट विद अ नाइफ। सोइल सैंपल को ले सकते हैं, उसे कट करिए। गेट द वेरी शाइनी सरफेस, इसमें द प्लास्टिक क्ले है वो। अगर डल सरफेस मिलती है तो वो बोलेंगे जो है लो प्लास्टिक क्ले है। अब हम मूव करेंगे क्ले मेट्रोलॉजी। अब तक जो हमने पढ़ा है वो तो हमने पढ़ाई है, लेकिन ये क्ले मेट्रोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है, क्ले मेट्रोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, कभी कभी सेमेस्टर एग्जाम में इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को जो है इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाया जाता है और पूरा का पूरा 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। और जब हम गेट में जाते हैं, ES में जाते हैं, तो यहाँ से हमें 2-3 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं, तो हम वही देखने वाले हैं। क्ले मिनरोलॉजी, तो हम यहाँ पे देखें सॉइल स्ट्रक्चर, तो जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ दी सॉइल पार्टिकल्स होता है। ठीक है, रिलेटिव टू ईच अदर, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम आल्सो इंक्लूड्स द सॉइल मिनरल्स एंड द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आयन कंपोजिशन ऑफ द पोर वाटर्स। ठीक है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की अगर हम बात करें, सॉइल स्ट्रक्चर इज गवर्न बाय द ग्रेविटी फोर्स। क्ले एंड द सिल्ट सॉइल स्ट्रक्चर गवर्न बाय द इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर द प्रीडोमिनेंट। तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस कह सकते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कह सकते हो, जो प्रीडोमिनेंट होता है। अगर हम कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की बात करते हैं उसकी स्ट्रक्चर में ग्रेविटी फोर्स प्रीडोमिनेंट होता है। हम जाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्ले मेट्रोलॉजी की हम बात करते हो, मिनरल्स की एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते तो टेट्राहेड्रल शीट हम देखेंगे और एक होती ऑक्टाहेड्रल शीट। तो टेट्राहेड्रल शीट यहाँ से हम देख सकते हैं, इस पे जो है नेट चार्ज होता है
तो नेट चार्ज होता है पॉजिटिव। और ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल किस तरह का होता है, तो ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरह का होता है। तो ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं। अब हम मूव करेंगे क्ले मिनरल्स। तो क्ले मिनरल्स में आप देखें कि क्ले में कौन कौन से तरह के मिनरल्स। क्ले में मिनरल्स होता है काओलिनाइट, ठीक है, हैलोसाइट, मंट मार्मोलेनाइट, और तीसरा होता है ईलाइट, चौथा होता है ईलाइट। काओलिनाइट, हैलोसाइट, मंट मार्मोलेनाइट, ईलाइट। तो हम यहाँ से काओलिनाइट को देख सकते हैं। ये जो है काओलिनाइट, ये जिप्साइट यूनिट है, ये नीचे सिलिका यूनिट है, कुछ इस तरह की जो यूनिट होती है। ये देखिए, ये है जिप्साइट यूनिट और ये है सिलिका यूनिट। ओके, तो काओलिनाइट की बात करें तो रेजिडुअल सोइल, सेडिमेंट्री सोइल, ईलाइट इज अमॉर्फस, लिटिल इज अमॉर्फस एंड द सब्स्टिट्यूशन। और हम हैलोसाइट की बात करें, व्हेन द हीट and then it converts to the kaolinite, units are separated by the water molecules। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो काओलिनाइट में चेंज होता है, इसकी यूनिट्स जो होती है सेपरेट होने लगती हैं। अगर हम ये मंट मार्मोलेनाइट की बात करते हैं तो लार्ज स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, हाई स्वेलिंग होती है, श्रिंकेज होती है। तो स्वेलिंग एंड द श्रिंकेज लेस देन द मंट मार्मोलेनाइट। तो ईलाइट की अगर बात, इसमें स्वेलिंग श्रिंकेज होती है, लेस होती है देन द मंट मार्मोलेनाइट। तो आप यहाँ पे ये काओलिनाइट का डायग्राम देख सकते हैं, और आप यहाँ पे ये मंट मार्मोलेनाइट का डायग्राम देख सकते हैं, और आप यहाँ पे ये देख सकते हैं डायग्राम ईलाइट का। ओके, तो हम यहाँ से स्वेलिंग की बात करें तो स्वेलिंग जो होती है मंट मार्मोलेनाइट में सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम होती है ईलाइट में, फिर उससे कम होती है काओलिनाइट में। ओके, थैंक यू। तो हमने आज के वीडियो में बस इतना ही देखा है, इसमें हमने काफ़ी पोर्शन जो है सॉइल मैकेनिक्स का कवर किया है। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।